स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास MPPSC में जो नया सिलेबस आया है उसके यूनिट फर्स्ट को लेकर है, जिसमें हम पुणेकर बुक के माध्यम से जो पहला टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ेंगे। इसी तरह हम यूनिट फर्स्ट की पूरी पुणेकर बुक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के समुचित ज्ञान के लिए हमें इसकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसने इस सभ्यता को 4000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा, उसका प्रचार प्रसार किया तथा उसमें संशोधन किया। आगे है, महाभारत में वर्णित है कि नास्ति विद्यासनम चक्षु नास्ति सत्यशम तपः, अर्थात विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात इसे मोक्ष का साधन माना गया है। नेक्स्ट है, सुभाषित रत्न संदोह में कहा गया है मनुष्य का तीसरा नेत्र है, क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल्य को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है। नेक्स्ट है, सुभाषित रत्न भंडार में कहा गया है कि जीवन की समस्त कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र जिसे प्राप्त नहीं है वह वस्तु अंधा है। तो वह वस्तुतः कैसा है? अंधा है, जिसे ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है। आगे देखते हैं। इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे? तो शिक्षा का महत्व देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे, शिक्षा की औपचारिक संरचना देखेंगे, प्राचीन शिक्षा पद्धति के दोष देखेंगे और प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। विद्या का महत्व। प्राचीन साहित्य में विद्या का महत्व निम्नलिखित रूप में बताया गया है कि देखिए, यहाँ ऋषि बैठे हुए हैं। जो पहले की हमारी परंपरा थी तो उसमें शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी? एक ऋषि जो शिक्षक के तौर पर होते थे और बाकी उनके जो शिष्य होते थे उनको गुरुकुलों में या आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। ये बहुत ही प्रचलित एक स्रोत है। विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। आगे बताया गया है इसका अर्थ क्या है। अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता या निपुणता आती है, पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है और धन से धर्म तथा अंततो गत्वा सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। यह माता के समान रक्षा करती है। किसके बारे में बताया गया है? तो शिक्षा के बारे में बताया गया है कि यह माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है, यह कल्पलता के समान गुणकारी है। आगे है, विद्या को सभी धनों में प्रधान निरूपित करते हुए बताया गया है कि इसे ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है और ना ही यह मनुष्य के लिए भारतुल्य होती है। यह ऐसा धन है जो व्यय करने पर भी बराबर बढ़ता है। यह वाक्य हम कई बार अपने स्कूलों में पढ़ चुके हैं और हमारे शिक्षक द्वारा हमें समझाया गया है कि विद्या का कितना महत्व है। आगे देखते हैं। विद्या विहीन पशु। विद्या संबंधी समस्त गुणों का निरूपण करने के पश्चात भारतीय मनीषियों ने यह घोषित किया है कि विद्या से जो विहीन व्यक्ति है वह वस्तुतः कैसा है? तो पशु के समान है, पशु के तुल्य है। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विकास करना था।
कालिदास जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्य आजीविका का उत्तम साधन प्राप्त करता है, किंतु उसे प्राप्त आजीविका का साधन मानना भारतीयों की दृष्टि में अभीष्ट नहीं था। ऐसी मान्यता वालों की निंदा की गई है। प्राचीन विचारकों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के साथ आजीवन चलने वाली वस्तु है। तो आजीवन कौन सी वस्तु चलेगी आपके साथ? शिक्षा चलेगी दोस्तों। आगे देखते हैं। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि यावज्जीव मधीते विप्रः, अर्थात सच्चा विद्वान वह है जो अपने जीवन के अंत तक विद्यार्थी बना रहता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा के व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसी भी प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा के उद्देश्यों का आधुनिक शिक्षा सिद्धांत के अनुसार वर्णन नहीं प्राप्त होता है, तथापि विभिन्न ग्रंथों में इससे संबंधित जो उल्लेख मिलते हैं उनके आधार पर हम प्राचीन शिक्षा के उद्देश्यों तथा आदर्शों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। इन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है। कौन कौन से उद्देश्य हैं शिक्षा के? तो चरित्र का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि करता है, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करता है, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। तो शिक्षा के ये सभी प्रमुख उद्देश्य हैं जो बताए गए हैं। चरित्र का निर्माण, मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है हमारा, उसमें वर्णित है कि सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि वह चरित्रवान है तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। आगे है, इस प्रकार प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। इसीलिए शिक्षा पर इतना ध्यान देना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि ये मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त करता है उससे उसने नैतिक गुणों का उदय होता है तथा सन्मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा उसे प्राप्त होती है। भारतीय विचारकों ने चरित्र को विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण माना है। आगे है, शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य में अच्छे तथा बुरे के विभेद करने की बुद्धि जागृत होती है। विद्यार्थी के लिए शिक्षा की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई थी कि वह गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में रहता था। आचार्य न केवल विद्यार्थी की बौद्धिक प्रगति का ध्यान रखते थे, अपितु उनके नैतिक आचरण का भी निगरानी करते थे। तो गुरुकुलों में आचार्यों ने जो जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते थे उसके बारे में यहाँ बताया गया कि वह विद्यार्थियों की बौद्धिक प्रगति पर तो ध्यान देते ही थे, साथ में उनकी नैतिक आचरण की भी निगरानी करते थे। आगे है, विद्यार्थी के समक्ष महापुरुषों जैसे हरिश्चंद्र जी, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भीष्म, सीता, सावित्री, अनुसुईया माता, द्रौपदी जैसी महान नारियों के उच्च चरित्र के आदर्श प्रस्तुत किए जाते थे, जिससे उनके चरित्र निर्माण में प्रेरणा मिलती रही। तो जैसे आज भी हम कई महापुरुषों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं कि इनके जीवन पर हमें ध्यान देना चाहिए, इनकी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार से गुरुकुलों में भी महापुरुषों के बारे में बताया जाता था, उनकी गुणों को ग्रहण करने के बारे में सिखाया जाता था। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। प्राचीन शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थी को व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर प्रदान करना था। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिंतकों की मान्यता थी कि स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर होता है। स्वस्थ मस्तिष्क कैसा होगा? जैसा स्वस्थ शरीर होगा वैसा ही स्वस्थ मस्तिष्क होगा। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान
आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था जो उनके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो विद्या अध्ययन के पूर्व उपनयन संस्कार के अवसर होते थे जिन पर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत किया जाता था। उसे यह बोध कराया जाता था कि उसके कर्तव्यों के निर्वाह तथा लक्ष्य की प्राप्ति में देवगण उनकी सहायता करेंगे। आगे है, अग्नि से प्रार्थना की जाती थी कि उसे बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करे। सविता उसकी शारीरिक बाधाओं को दूर करते थे। तो जो सविता देव थे वो क्या करते थे? शारीरिक बाधाओं को दूर करने का काम करते थे। वहीं अग्नि देवता से क्या प्रार्थना की जाती थी? प्रार्थना की जाती थी कि बालक की बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। आगे है, अतः प्राचीन भारतीय शिक्षा विद्यार्थियों के बौद्धिक तथा शारीरिक दोनों आयामों में विकास को सुनिश्चित करती थी। फिर है, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान। तो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए उपरोक्त उक्ति प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करती है। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराकर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना भी था। अध्ययन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था जिसमें आचार्य विद्यार्थी के समक्ष उसके भावी कर्तव्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते थे। तो जब अध्ययन की समाप्ति हो जाती थी तब समापवर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन संस्कार, तो उसमें आचार्य क्या काम करते थे? छात्र को भावी कर्तव्यों के बारे में सिखाते थे कि उसको कर्तव्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार प्रस्तुत करना है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आचार्य विद्यार्थी को उसके सभी सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते थे। अध्ययन के उपरांत वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। कौन करते थे? तो छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते थे। अध्ययन के बाद आचार्य द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए देश के लिए तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे छात्र। फिर आगे है, सामाजिक सुख और कौशल में वृद्धि। तो स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्ध लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तक्षणु। गीता में वर्णित है कि अपने अपने कर्मों में रत मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में सदैव यह उद्देश्य अपने समक्ष रखा है कि नई पीढ़ी के युवकों को उनके आनुवांशिक व्यवसायों में कुशल बनाया जाए। सभी प्रकार के कार्यों के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था प्राचीन भारत में थी। आगे है, कार्य विभाजन के द्वारा विभिन्न शिल्पों और व्यवसायों में लोग निपुणता प्राप्त करने में लगे जिससे सामाजिक प्रगति को बल मिला तथा समाज में संतुलन बना रहा। फिर विभिन्न वर्गों के लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने कर्मों में निपुणता प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। तो कैसे होता था? तो शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण तथा परिवर्धन का प्रमुख माध्यम है। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रहती है तथा पूर्वकालिक परंपराओं में जीवनी शक्ति आती है। विभिन्न वर्णों के लोगों का कर्तव्य था कि वे अपनी संतति को अपने वर्ण से संबंधित सभी प्रकार के शिल्पों एवं प्रगति के विषय में आरंभ में ही शिक्षित कर दें। तदर्थ में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक विद्यार्थी वेदों को कंठस्थ करे तथा उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखे। भारत में वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथ जिस प्रकार से आज तक जीवित हैं उसकी समता इसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। तो किसी अन्य सभ्यता में इस प्रकार की विशेषताएं देखने को नहीं मिलती हैं। फिर है
स्वाध्याय में प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती थी कि वह विद्यार्थी जीवन में अधीत पाठों के कम से कम एक भाग की प्रतिदिन पुनरावृत्ति करे। वह विधान किया गया कि वह प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में पूर्व काल के मनीषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। नेक्स्ट है निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। ये शिक्षा के उद्देश्य दिख रहे हैं दोस्तों हम। तो भारत की प्राचीन संस्कृति धर्मपरायण रही, शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी तथा उसका एक उद्देश्य विद्यार्थियों की निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत करना था। विद्या आरंभ में जो संस्कार होते थे, गुरुकुल में विद्यार्थी के लिए जो अनुष्ठान एवं व्रत निर्धारित थे तथा उसकी जो प्रतिदिन की प्रार्थना होती थी, इन सब के द्वारा उसके मस्तिष्क में पवित्रता और धार्मिकता का उदय होता था। फिर आगे है शिक्षा संबंधी प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण मात्र आदर्शवादी ही नहीं अपितु अधिकांश अंशों में व्यवहारिक भी था। शिक्षा व्यक्ति को सांसारिक जीवन की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती थी। आगे है बृहदारण्यकोपनिषद तस्मात् पुत्र मनुशिष्टम लोक्यमाहुस्तस्मादेन मनुशास्ति। अर्थात मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त केवल संतान उत्पन्न करने से नहीं होता अपितु इसके लिए उसे अपने पुत्रों को उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई है। माता शत्रु पिता वैरी बालो ये ना पाठतः। अर्थात जो माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा नहीं प्रदान करते वे उसके सबसे बड़े वैरी हैं। शिक्षा की औपचारिक संरचना कैसी है? तो पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया गया है? तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विद्याएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं आदि सम्मिलित थे। 14 विद्याओं में क्या तात्पर्य? 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांस तथा तर्क से है। फिर आगे है वैदिक एवं पौराणिक साहित्य। तो ऋग्वैदिक तथा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। पवित्र वैदिक रचनाओं से अतिरिक्त इतिहास, पुराण तथा नाराशंसी गाथाओं एवं खगोल विद्या, ज्यामिति, छंदशास्त्र आदि का अध्ययन ये विषय थे। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो क्या क्या हैं दोस्तों? तो 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विद्याएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं। ये पूछा जा सकता है कि शिल्पों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कलाओं की कितनी है? तो 64 है। वेदांग कितने हैं? तो 6 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तथा ये शिक्षा के विषय बन गए। उपनिषद तथा सूत्रों के युग में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया, इसलिए पदपाठ, कर्मपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि विधियां प्रचलित की गईं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के निमित्त 6 वेदांगों की रचना हुई। कौन कौन सी हैं 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। तो पूछा जा सकता है कि 6 वेदांग कौन कौन सी हैं? कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आगे है सूत्र युग के अंत तक आते आते दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य। कौन कौन सी है महाकाव्य? तो रामायण और महाभारत। व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्ति कला, वेदक, पूत निर्माण कला के क्षेत्र में प्रगति हुई। विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों की भी शिक्षा का प्रबंध किया गया। आगे है सूत्र युग के स्नातक वेदों
तथा 18 शिल्पों में निपुण होते थे। 18 शिल्प कौन कौन है? यहाँ 18 शिल्प भी बताए गए हैं। गायन, वादन, चित्रकला, गणित, नृत्य, गणना, यंत्र, मूर्तिकला, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक प्रशिक्षण, अनुर्विद्या तथा सैनिक शिक्षा, जादूगरी, सर्प विद्या तथा विष दूर करने की विधि, छिपे हुए धन का पता लगाने की विधि। तो ये 18 शिल्प हैं। आगे देखते हैं। महिला शिक्षा के बारे में भी बताया गया है कि वात्स्यायन के कामसूत्र, कादंबरी, शुक्र नीतिसार, ललित सार आदि में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसका अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया गया है। ये पाक विद्या, शारीरिक प्रसाधन, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सफाई, सिलाई कढ़ाई, व्यायाम, मनोरंजन आदि से संबंधित हैं। विद्यारंभ की आयु के बारे में बताया गया है कि वैदिक साहित्य का अध्ययन 9 से 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता था। यह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होती थी। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि विद्यार्थी प्रायः 14-15 वर्ष की बड़ी आयु में गुरुकुलों में अध्ययन में निमित्त हो जाया करते थे। फिर आगे है शिक्षा की पद्धति के बारे में बताया गया कि वैदिक युग के प्रारंभ में शिक्षा मौखिक होती थी तथा पवित्र मंत्रों को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। कालांतर में मंत्रों को याद करने के साथ ही साथ उनकी व्याख्या के ज्ञान पर भी बल दिया गया। फिर आगे है गुरुकुल की पद्धति कैसी थी? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुल व्यवस्था है। इसमें विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के घर पर निवास कर शिक्षा प्राप्त करते थे। कभी कभी वह शिक्षा केंद्रों से संबद्ध छात्रावास में निवास करता था। इस प्रकार के विद्यार्थियों को अंतेवासी तथा आचार्य कुलवासी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में विहित है कि विद्यार्थी उपनयन संस्कार के साथ ही गुरुकुल में निवास करें तथा विविध विषयों की शिक्षा प्राप्त करें। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर आगे बताया गया है कि परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती थी तथा उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति का भी उदय होता था। अधिकांशतः गुरुकुल ग्रामों में तथा नगरों में अवस्थित होते थे। बौद्ध शिक्षा केंद्र अधिकतर नगरों में तथा अग्रहार ग्रामों में थे। गुप्त युग में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अग्रहार कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि गुप्त युग में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? उसे अग्रहार कहा जाता था। ये अग्रहार भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। हर्षचरित में गुरुकुल का उल्लेख मिलता है दोस्तों। आगे है इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन इतिहास के प्रायः प्रत्येक युग में शिक्षा के लिए गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था।